हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड्स और गोल्जी से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होके फिर गोल्जी जो होता है इन सबको डिस्पैच करता है, सॉर्टिंग स्टेशन का काम करता है, सारे कार्गोज को छोटी छोटी वेसिकल्स में बाउंड करा के बड ऑफ करा देता है। लाइसोसोम बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स विच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? These are proteins in nature. Enzymes are what? Proteins. तो गोल्जी जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोलाइटिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको छोटी छोटी वेसिकल्स में बड ऑफ कराता है। ये वेसिकल्स फ्यूज होकर के एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। एंड दिस लाइसोसोम कंटेन ऑलमोस्ट 40 or 60 different types of 40 to 60 you can say 40 to 60 different types of hydrolytic enzymes in a single lysosome may be present. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू, गोल्जी का सॉरी लाइसोसोम का ओरिजिनेशन कहाँ से है? इसका ओरिजिनेशन है गोल्जी एपरेटस से। डिस्कवर किया इसे क्रिश्चियन डी डुवे ने, इसको लाइसोसोम नाम दिया नोविकॉफ ने, और ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल एंड एज वेल एज प्लांट सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है, और ये एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल और मैमेलियन आरबीसीज में। क्यों ये एब्सेंट है, व्हाई, इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने बताया लाइसोसोम जो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो कैरी करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइक यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं, लाइक प्रोटीएजेस जो प्रोटीन पे वर्क करते हैं, न्यूक्लियसेस जो न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करेंगे, ग्लाइकोसिडेजेस जो कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करेंगे, लाइपेजेस जो लिपिड पे वर्क करेंगे, एंड सो ऑन। All these enzymes are called acid hydrolases. Why? Because they work in acidic environment. और एसिडिक एनवायरनमेंट भी कैसा? इनको पीएच चाहिए ऑलमोस्ट 5, अराउंड 5। ठीक है, तो इन सबको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको अपने वर्किंग के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। ऑल दीज एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है, पीएच में अगर स्लाइटली चेंज होगा तो ये एंजाइम्स क्या होंगे? डीनेचर हो जाएंगे, इनका फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है इसकी, और स्पेसिफिक अंदर का एनवायरनमेंट है एसिडिक एनवायरनमेंट, जो ये प्रोवाइड कराता है बाय मेंटेनिंग अ पीएच ऑफ अबाउट 5 इन इट्स इंटीरियर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम कंटेन यूनिक कलेक्शन ऑफ एंजाइम्स एज वेल एज यूनिक सराउंडिंग मेम्ब्रेन। कैसे कैसे ये प्रोवाइड करा रहा है? लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है, सपोज यहाँ पर बना रही हूं मैं, सपोज दिस इज अ लाइसोसोम। ठीक है, तो इसके मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटॉन पंप्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो प्रोटॉन पंप का काम करती हैं। ठीक है, एंड व्हाट विल दे डू? दे पंप प्रोटॉन फ्रॉम द साइटोसोल टू द इंटीरियर ऑफ लाइसोसोम। मतलब प्रोटॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा? यहां। ठीक है, आप समझो, ये है आपका साइटोसोल और ये है ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, तो अब एक चीज सोचो, यहां पर ऑलरेडी प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। क्लियर? और बाहर से और प्रोटॉन्स अंदर की तरफ आ रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? कि इस सेल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करना पड़ रहा है। मतलब ये प्रोटॉन्स को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्रॉम द साइटोसोल टू द ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है? हमें एनर्जी चाहिए, यहाँ पर एनर्जी लगेगी, और एनर्जी कौन देगा? एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, एटीपी जो ब्रेक हो जाता है एडीपी और फॉस्फेट में, और जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके ये प्रोटॉन अंदर पंप कर दिए जाते हैं। तो हमारे लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो भी यूनिक है, क्योंकि वो
एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, और एंजाइम्स तो अपने आप में यूनिक है ही, क्योंकि ये सिर्फ लाइसोसोम के पास डाइजेशन की कैपेबिलिटी होती है। जैसे हर इंडिविजुअल के पास, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सेल के पास अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, तो जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को उसके मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, ठीक है, लिपिड्स को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है। क्लियर? अब इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप्स तो हैं ही, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन पंप्स। दीज आर व्हाट? प्रोटॉन पंप्स। दीज आर कॉल्ड प्रोटॉन पंप्स। ठीक है, प्रोटॉन पंप के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होती हैं। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इसको मैं कहूंगी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। इनका काम क्या होता है? दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो भी ये आपके जो जितने भी ये एंजाइम थे, इन्होंने क्या करा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन किया। इंट्रासेल्युलर माने विद इन द सेल, विद इन द सेल। ठीक है, विद इन द सेल डाइजेशन हुआ मैक्रोमोलिक्यूल्स का, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट था, अब वो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलेगा साइटोसोल में। ठीक है, तो डाइजेशन के प्रोडक्ट्स यहाँ आते हैं बाहर। ये तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, यहाँ पर क्या होगा? ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, ये बाहर आएंगे साइटोसोल में विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। क्लियर? तो प्रोटॉन पंप्स हैं जो प्रोटॉन को अंदर भेज रहे हैं, और कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो उस डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को साइटोसोल में भेज रही हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। और यहां से इन जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स का है, इसके दो पाथवे हो सकते हैं। क्या होगा? दे आर आइदर excreted आउटसाइड द सेल, अगर ये हमारे सेल के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है, या और रीयूटिलाइज्ड, अगर ये दोबारा यूज किए जा सकते हैं, रीयूटिलाइज्ड बाय द सेल। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बाहर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो लाइसोसोम है एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, और इस तरह से अपने ह्यूमन का पीएच जो है वो एसिडिक बना के रखता है। इसकी मेम्ब्रेन भी बहुत स्पेशल है, और उसमें मिलने वाले एंजाइम्स भी बहुत स्पेशल हैं। क्लियर? तो ये बेसिक आपके लाइसोसोम का फंक्शन है, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर में तो ऐसा कुछ है नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, नथिंग एल्स, बट इसकी मेम्ब्रेन बहुत खास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे कि एसिड हाइड्रोलाइसिस इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन रहता है? इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप्स होते हैं। डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बाहर कैसे आते हैं? कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो उसको बाहर निकालती हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रही है साइटोसोल में। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि व्हाट हैपेंस इफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन बर्स्ट इन साइटोसोल। ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है। क्या होगा कि अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाए इन द साइटोसोल, मतलब सेल ठीक है बट लाइसोसोम किसी वजह से बर्स्ट हो जाए, तो पहला आंसर आपके दिमाग में क्या आएगा? द आंसर इज कि लाइसोसोम के एंजाइम्स जो हैं वो साइटोसोल में आ जाएंगे, और क्योंकि ये ऐसे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये सेल के कंपोनेंट्स को, ऑर्गेनेलीज को डिग्रेड कर देंगे और सेल बर्स्ट, सेल डेड हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। इसका आंसर ये होगा कि हमारे जितने भी एसिड हाइड्रोलाइसिस हैं, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, एंड ऑल दीज एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव। व्हाट आई विल राइट हियर, lysosomal enzymes are pH
sensitive, they work in acidic environment, जैसे कि अभी ऊपर मैंने बताया था, when, wait a minute, the pH of cytosol is almost कितना होता है 7.2, that is it is slightly alkaline. Because of this alkaline pH of cytosol, hydrolytic enzymes will denature when they come in contact with cytosol. ठीक है, और जब एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो क्या होगा, there will be no harm to the cell, hence the cell will not harm by lysosomal enzymes. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और ध्यान रखना कभी भी अगर लाइसोसोमल की मेम्ब्रेन ब्रेक होती है तो इसके जो एंजाइम्स है वो ऑटोमेटिकली डीनेचर हो जाएंगे एट द अल्कलाइन पीएच ऑफ साइटोसोल, और वो हमारे सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. ठीक है, ओके. अब हम बात करेंगे कि लाइसोसोम को जो भी मटेरियल डाइजेस्ट होना है वो किस किस पाथवे के थ्रू डिलीवर किया जाता है. तो यहाँ पर बेसिकली 3 पाथवे हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग से हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोटीन्स यानी कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ बने थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जिसको हम बेसिकली कह रहे हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी. ठीक है, ये साइटोसॉल में सिंथेसिस स्टार्ट हुई थी और विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम ये अटैच हो जाएंगे कहाँ जाके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर जाएंगे. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई कैन राइट हियर एंटर इन. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के थ्रू ये कहाँ जाएंगे, गोल्जी एपरेटस के पास. गोल्जी एपरेटस, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, गोल्जी एपरेटस से क्या होगा, अगेन वेसिकल्स निकलेंगी और वेसिकल्स क्या होंगी, फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. मतलब यहां पर प्रोटीन बनी, जो एंजाइम्स बने वो बेसिकली क्या है, वो भी इनएक्टिव है, वो भी कंप्लीटली बने नहीं है. एंटर हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी में गए, वहां कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हुए. ठीक है, कुछ ग्लाइकोसाइलेशन हुआ इनका, उसके बाद ये कंप्लीट एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए और ये छोटी छोटी वेसिकल्स में पिंच ऑफ हो गए. ठीक है, और ये वेसिकल्स क्या होंगी, फ्यूज होके क्या बनाएंगी, लाइसोसोम. ठीक है, वेसिकल्स किससे फ्यूज हो जाएंगी, लाइसोसोम से. बन गया हमारा लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या एसिड हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, अब देखो ये फिगर, ये एक सेल है, दिस इज अ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज लाइसोसोम. लाइसोसोम जो कि ये कौन सा लाइसोसोम मैंने बनाया है यहाँ पे,
जो वेसिकल फ्यूज होके सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें आ गए हैं। इसका इंटीरियर पीएच इसका जो है वो कितना है, पीएच इसका है 5 अराउंड, ठीक है। एंड कंटेन एसिड हाइड्रोलिसिस, क्लियर। तो यहाँ पर जो पहला पाथवे है वो है फेगोसाइटोसिस, पहली प्रोसेस है यहाँ पर दिस वन फेगोसाइटोसिस। पहले मैं क्लियर इसको पढ़ा चुकी हूँ, वहां आप वीडियो में देख सकते हो जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की होगी, वहां मैंने डिस्कस किया होगा। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, इनगल्फिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरियम, ये इनगल्फ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इससे क्या होगा, ये एक वेसिकल बनेगी, पिंच ऑफ होगी इससे, लाइक ये एक वेसिकल बन गई और इसके अंदर आ गया आपका ये होल बैक्टीरिया। ये वेसिकल को हम क्या कहेंगे, दिस वेसिकल इज कॉल्ड फेगोसोम, फेगोसोम। और ये फेगोसोम अल्टीमेटली अपने पाथवे में फ्यूज कर जाएगा लाइसोसोम से। आई कैन राइट हियर फ्यूज विथ लाइसोसोम, और लाइसोसोम में जब फ्यूज हो जाएगा तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसको डिग्रेड कर देंगे। पहला पाथवे हो गया फेगोसाइटोसिस के थ्रू। दूसरा पाथवे है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स या आपका लिक्विड जो एनगल्फ होता है सेल में, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में आपका पिनोसाइटोसिस भी आती सॉरी एंडोसाइटोसिस जिसमें आपके स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनगल्फ होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर थे, ठीक है, और ये आ गए आपके यहाँ, क्लियर, ये एनगल्फ हो गए। यहां से एनगल्फ होने के बाद एक वेसिकल बनेगी और वेसिकल के अंदर ये पार्टिकल्स एनगल्फ हो चुके हैं। ये बना अर्ली एंडोसोम, इज कॉल्ड अर्ली एंडोसोम। अर्ली एंडोसोम के बाद क्या बनेगा, ये आ गया, इज कॉल्ड लेट एंडोसोम, ठीक है। एंड दिस लेट एंडोसोम विल फ्यूज विथ लाइसोसोम, ठीक है। ऐसे और ऐसे, ऐसे भी जा सकता है। लेट एंडोसोम फेगोसोम से फ्यूज हुआ और उसके बाद चला गया, या लेट एंडोसोम अपने आप डायरेक्टली लाइसोसोम से फ्यूज हो गया। सेकेंड पाथ हो गया एंडोसाइटोसिस का। और तीसरा है, तीसरी प्रोसेस है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी, ऑटोफेगी का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी जब हमारी सेल्स अपने खुद के ऑर्गेनेलीज या खुद के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करवाना चाहती है। सपोज एक ये माइटोकॉन्ड्रिया है, हियर दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, इसको डिग्रेड होना है। तो क्या होगा, ये जो ईआर की मेम्ब्रेन है ये इसको सराउंड करेगी। वेट अ मिनट, ठीक है। तो हमारी जो ये है ये इसको सराउंड करेगी और एक ऑटोफेगोसोम बनेगा। कैसे बनेगा, ये ईआर की मेम्ब्रेन आ गई, डबल फ्यूज हो जाएगी ये, इसके चारों तरफ रैप अप होके, ठीक है।
ये आएगी इस तरीके से, ये देखो, ये ठीक है, और ये रैप अप हो गई, और यहाँ पर ये इसने एंगल्फ कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइक दिस। अब ये जो बना आपका, इसको हमने कहा ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम। और ये ऑटोफेगोसोम यूज हो जाएगा लाइसोसोम से, ठीक है। ये प्रोसेस ये भी है यहाँ पर, ठीक है। जो आपका एंडोसोम है वो ऑटोफेगोसोम के थ्रू भी लाइसोसोम से मर्ज हो सकता है। तो 3 प्रोसेस हो गई जिससे हमारा मटेरियल जो कि डाइजेस्ट होना है वो लाइसोसोम को डिलीवर होगा। पहला हो गया आपका फेगोसाइटोसिस, दूसरा हो गया एंडोसाइटोसिस, और तीसरा हो गया ऑटोफेगी। क्लियर? नाउ कितने टाइप के लाइसोसोम मिलते हैं हमारी सेल में? तो बेसिकली 3 टाइप के लाइसोसोम है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी लाइसोसोम उनकी मतलब बनने की स्टेजेस पे डिपेंड करता है। जस्ट फॉर्म लाइसोसोम को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ओनली, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्लस मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बना, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, वो डिफ्यूज हो गया साइटोसोल में। अंदर क्या रह गया? वेस्ट। तो टर्शियरी लाइसोसोम्स क्या है? रेजिडुअल बॉडीज, या दे कंटेन इनडाइजेस्टेबल मटेरियल ओनली। एंजाइम्स तो होंगे ही, साथ में इनडाइजेस्टेबल मटेरियल होगा, ठीक है। तो होता क्या है इनके साथ फिर, जब ये इनडाइजेस्टेबल मटेरियल बन जाता है तो एक्सोसाइटोसिस या ईफेगी, इसको हम कहते हैं ईफेगी के थ्रू ये लाइसोसोम क्या होता है? मीट्स द सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड residual is released outside the cell. Residual या residue, I can write it residue. Residue is released outside the cell, और जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है, and lysosomal membrane becomes the part of plasma membrane, ठीक है। तो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट हो जाती है, और सारा जो मटेरियल है वो आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास 3 टाइप के लाइसोसोम होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कितने टाइप के लाइसोसोम होते हैं। अब बात कर लेते हैं अदर फंक्शंस की। अभी तक हमने पढ़ा लाइसोसोम जो होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करता है, बट एक जगह है जहां पर लाइसोसोम एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और वो है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। स्पर्म के लाइसोसोम्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं और एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कराते हैं, ताकि स्पर्म की एंट्री एग के अंदर हो सके, ठीक है। ओवम के अंदर इसकी एंट्री हो सके। एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। एडवर्स रोल भी हो सकते हैं लाइसोसोम के। क्या? कभी कभी ऐसा होता है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, मैंने बताया था ये सपोज लाइसोसोम है और इसकी मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को क्या करती है? बाहर निकालने का काम करती है। ये साइटोसोल में उसको भेज देती है, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। बट कभी ऐसा हो किसी, अब ये जो प्रोटीन्स हैं किसी जीन से कोड हुई होंगी, जीन्स ने इसकी इंफॉर्मेशन दी होगी। मान लीजिए वो जीन्स इनएक्टिव हो जाए, या वो कोड ना हो, या उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, ठीक है।
उस केस में ये मटेरियल जो है वो यहीं रह जाएगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेस का कारण बन जाता है। कुछ केसेस में मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूट ना होना या इसी तरह रेजिडुअल बॉडीज जो होती हैं वो रिटेन कर जाती हैं लाइसोसोम के अंदर, तो ये कुछ डिजीजेस का कारण बनती हैं। इट कैन कॉज diseases like hepatitis, पॉलीनेफ्राइटिस, ये किडनी की हो गई, वो लिवर की हो गई, एंड एजिंग, एजिंग भी जो है इसी का एक आउटकम है। ठीक है, समझ रहे हो ना, रेजिडुअल बॉडीज लाइसोसोम में रिटेन होते चले जा रही है, वो बाहर वो उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, निकाल नहीं पा रहा बाहर। ठीक है, फिर है टे सेक्स डिजीज। टे सेक्स डिजीज में क्या है, ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहाँ तो ये जो प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वो नहीं मिल रहे हैं, वो बाहर नहीं निकाल पा, जब है ही नहीं तो निकालेंगे कैसे। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही मिसिंग है। टे सेक्स डिजीज में क्या होता है, absence of lipid digesting enzyme, lipid digesting enzymes। ठीक है, तो होगा क्या, लिपिड एक्यूमुलेट हो जाएगा वेसिकल्स में, लाइसोसोम में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे होगा क्या, ब्रेन में जब ये एक्यूमुलेशन होगा लिपिड का, impairs the brain due to accumulation of lipids in the cells। ठीक है, टे सेक्स डिजीज क्या है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट होता है लाइसोसोम में, तो लिपिड्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है और ये ब्रेन के फंक्शन को इम्पेयर करता है। ठीक है, नाउ ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ लाइसोसोम। जैसे जैसे लाइसोसोम काम करता है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से एक नाम है, इसको हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग का मतलब क्या है कि लाइसोसोम सेल की डेथ करवा सकता है। अब कई जगह आपको आंसर क्या मिलेगा कि लाइसोसोम बस्ट होगा, एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे साइटोसोल में और ये पूरी सेल को खत्म कर देंगे। बट अभी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब लाइसोसोम बस्ट होगा तो ये एंजाइम्स जो हैं ये इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साइटोसोल का पीएच अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन है, और ये हमारे एंजाइम्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो ये सुसाइडल बैग की तरह काम कब करेगा, इसके ऑटोलिटिक रोल की वजह से। ऑटोलिटिक रोल मैं दिखा देती हूँ फिर से, ये वाला जो फंक्शन है, दिस वन, ये जब सेल के खुद के कंपोनेंट्स लाइसोसोम को डिलीवर होने शुरू हो जाएं तो एक एक करके क्या होगा, ऑटोफेगी होगी, कभी माइटोकॉन्ड्रिया या कभी कोई और ऑर्गेनेली या कोई और कंपोनेंट लाइसोसोम को डिलीवर होता चला जाएगा यहाँ पर, और सेल के कंपोनेंट्स जब ये डिलीवर होते चले जाएंगे तो क्या होगा, सेल खत्म हो जाएगी अल्टीमेटली। न्यूक्लियस सबसे बाद में जाएगा, न्यूक्लियस बिल्कुल लास्ट में खत्म होगा, उससे पहले सारे सेल ऑर्गेनेलीज धीरे धीरे करके लाइसोसोम को डिलीवर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो सुसाइडल बैग हम इसलिए कहते हैं, और ये कंडीशन कब आएगी, ये हमेशा नहीं होती है। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जहां पर ये कंडीशन डेवलप होती है। तो पहले तो मैं लिखूंगी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, ड्यू टू देयर, मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, ऑटोलिटिक रोल, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको नहीं मिलेगा, सब जगह जो है उन्होंने वही कह रखा है कि लाइसोसोम बस्ट हो जाएगा, बट लाइसोसोम बस्ट होने से लाइसोसोम इनएक्टिव हो जाएगा, उसके एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, कीप इन माइंड। ऑटोलिटिक रोल, और ये ऑटोलिटिक रोल कब डेवलप होगा, अंडर द कंडीशन ऑफ, अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस कैसा हो सकता है, इस स्ट्रेस को मैं कैसे डिफाइन करूं, लाइक
न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन, मतलब जब न्यूट्रिएंट्स की शॉर्ट सप्लाई हो और सेल को एनर्जी चाहिए तो सेल अपने ही कंपोनेंट्स को खाना शुरू कर देगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगी, पर्टिकुलर ऑर्गेनेली को चारों तरफ से सराउंड करेगी, वेसिकल बनेगी और ये लाइसोसोम को डिलीवर कर देगी और लाइसोसोम उसको डिग्रेड करेगा, कंपोनेंट्स बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे जो सेल यूटिलाइज कर लेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सम फिजिकल फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। और वो प्रोसेसेस कौन सी हो सकती हैं? सच एज डेवलपमेंट, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ये सब एम्ब्रियो लेवल पे बात हो रही है। डिफरेंशिएशन वहां पर होती है ये प्रोसेस, डिटेल में नहीं बताने की जरूरत है, ठीक है। या इंफेक्शन हो सकता है कोई, ठीक है, या कैंसर। एंड दिस प्रोसेस, द होल प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ, एक टर्म है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अचानक नहीं होगा, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PCD, और इसको नाम दिया जाता है और एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप नाम ध्यान रखो। एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ जब होती है तब ये लाइसोसोम जो होते हैं सुसाइडल ब्रेक्स की तरह बिहेव करते हैं। और कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन मेन है, उसके अलावा डेवलपमेंट हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है एम्ब्रियो का, उस समय होती है। इन्फेक्शन हो सकता है कोई, या कैंसर के टाइम पर। हमेशा ये सुसाइडल ब्रेक की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरा इनका काम है, इनका नाम है डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल्स। डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनकमिंग जो फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं, फॉरेन बॉडीज कोई आ रही है उसको एनगल्फ करके डाइजेस्ट कराते हैं। जैसे मैंने वो बताया था फेगोसाइटोसिस, उसमें क्या होता है, फॉरेन बॉडी कोई बैक्टीरिया एंटर किया तो वो उसको रिमूव करने का काम कर रहे हैं, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहे हैं, डेब्रीज को रिमूव कर रहे हैं, तो इसलिए इनको डिस्पोजल यूनिट्स भी कहा जाता है, साफ सफाई करने वाला, ठीक है। तो सेल की साफ सफाई करते रहते हैं, तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी, I will write it here. They will call a disposal unit of the cell as they digest incoming food material, ठीक है, and remove the foreign bodies, toxic molecules and debris। एक मिनट, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, FORI, फॉरेन बॉडीज, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स एंड डेब्रीज, ठीक है। तो इसलिए इनको हम डिस्पोजल यूनिट भी कहते हैं। एंड लास्ट इज, इनको हम रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट्स है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको इनके कंपोनेंट्स में डिग्रेड करके ये कंपोनेंट्स को बाहर साइटोसोल में छोड़ देते हैं और इन कंपोनेंट्स को रीयूटिलाइज कर लिया जाता है सेल के, मतलब न्यू सेल ऑर्गेनेली बनाने के लिए, या कोई बिल्डिंग ब्लॉक हमको चाहिए तो वहां ये यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ द सेल as they break down worn out cells and cell organelles to components, molecule for building new organelles
एंड सेल्स। ठीक है, तो 3 नाम इनको दिए गए हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे। सोसाइटल बैग्स क्यों कहते हैं, डिस्पोजल यूनिट्स और रिसाइकलिंग सेंटर्स क्यों कहा जाता है इसे। नाउ नंबर ऑफ लाइसोसोम पर सेल की बात कर लेते हैं। तो सेल टू सेल ये वेरी करता है, लाइक ये अबेंडेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी जो हमारे फॉरेन बॉडीज को क्लियर करने का काम करती है, तो ऑब्वियसली वहाँ लाइसोसोम ज्यादा होंगे। सिमिलरली मैक्रोफाजेज हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं ये। सिक्रीटरी सेल्स ऑफ पेनक्रियास हैं, स्प्लीन, लीवर, किडनी। सेल्स ऑफ डीजेनरेटिंग और रिग्रेसिंग टिश्यूज लाइक टेडपोल टेल्स कंटेन मेनी लाइसोसोम, क्योंकि टेल को ट्रांसफॉर्म होना है। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे लाइसोसोम होंगे जो टेल को हाइड्रोलाइज करवा देंगे, खत्म करवा देंगे। ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में और आरबीसी में। इसका मैंने शुरू में बताया था कि इसका रीजन मैं लास्ट में बताऊंगी। उसका रीजन क्या है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स में और आरबीसी दोनों में ही ना तो गोल्जी प्रेजेंट है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, और हमारे लाइसोसोम ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी बॉडी से, इसलिए यहाँ पर एब्सेंट होंगे। ठीक है, रीजन इज बिकॉज lysosomes are originate from Golgi body. ठीक है, from you can write it here from ER and Golgi body. ठीक है, both of which are absent here. ठीक है, तो जहां पर गोल्जी नहीं है वहां लाइसोसोम नहीं मिलेगा। आप ध्यान में बस ये रखिए, ER गोल्जी जहां नहीं है वहां लाइसोसोम एब्सेंट होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। अब हम प्लांट लाइसोसोम्स की बात कर लेते हैं। मैंने शुरू में लिखा है कि प्लांट सेल्स में लाइसोसोम मिलता है, बट एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो प्लांट सेल्स डू नॉट कंटेन लाइसोसोम। उसका रीजन क्या है, अभी मैं कह रही हूँ कि प्लांट सेल में लाइसोसोम मिलते हैं, कभी मैं कह रही हूँ नहीं मिलते हैं। देखो, लाइसोसोम प्लांट सेल में इसलिए नहीं मिलते क्योंकि प्लांट सेल के पास थिक सेल वॉल होती है। ठीक है, ये प्लांट सेल है, ठीक है, इसके पास क्या मिलेगी, इसके पास थिक सेल वॉल मिलेगी। एंड ये इतनी थिक होती है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन कोई भी आपका हार्मफुल सब्सटेंस है जो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको रेजिस्ट करती है। इट रेजिस्ट द एंट्री ऑफ पैथोजन। राइट, क्लियर। ये एक रीजन है कि यहाँ पर लाइसोसोम्स नहीं मिलते। तो व्हाट कैन आई राइट हियर, plant cells have cell walls durable enough to keep foreign substances that lysosome would typically digest out। ठीक है, तो भाई ठीक है, पैथोजेंस को इनगल्फ नहीं करना, पैथोजेंस को किल भी नहीं करना, लेकिन सेल के मटेरियल को तो डाइजेस्ट करवाना है ना, फूड को तो डाइजेस्ट करवाना है ना, तो वो कैसे होगा। तो most plant and fungal cells including yeast contain one or several fluid filled vesicles, and these vesicles are called what, these vesicles are called vacuoles। ठीक है, तो यहाँ पर
जो वैक्यूल्स हैं these are equivalent to equivalent to animal lysosome. कैसे? These vacuoles contain hydrolytic enzymes. ठीक है, इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं मतलब डाइजेशन तो कराएंगी ही, साथ में ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को स्टोर करके भी अपने अंदर रखती है. ठीक है, एक्ट एज ऑल्सो acts as storage organelle for nutrients. ठीक है, स्टोर करके रखेंगी. फिर क्या है दूसरा काम इनका? एक्ट एज ए डिग्रेडेटिव कंपार्टमेंट फॉर वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट को डिग्रेड करेंगी. ठीक है, इकोनॉमिकल वे ऑफ इंक्रीजिंग सेल साइज. जैसे जैसे इनका साइज बड़ा होगा वैक्यूल्स का, सेल का साइज बड़ा होता चला जाएगा. एक्ट एज ए कंट्रोलर ऑफ टर्बो प्रेशर. ठीक है, डिफरेंट वैक्यूल्स विद, ये सारे फंक्शन कोई एक ही वैक्यूल परफॉर्म नहीं करी, एक लाइसोसोम नहीं है, बहुत सारी वैक्यूल्स हैं, अलग अलग वैक्यूल्स का अलग अलग काम हो रहा है. तो डिफरेंट वैक्यूल्स विद डिफरेंट फंक्शंस आर ऑफन प्रेजेंट इन द सेम सेल. इसके अलावा क्या है, ये होम्योस्टैटिक डिवाइस की तरह काम करती हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर सराउंडिंग मीडियम में पीएच फॉल कर जाए तो क्या होगा, पीएच जो प्रोटॉन्स हैं उनकी एंट्री साइटोसॉल में होने लगेगी नेबरिंग सेल से, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से. अब वो प्रोटॉन्स जो है वो मीडियम को एसिडिक बनाएंगे, जबकि साइटोसॉल होता है अल्कलाइन. तो क्या होगा कि ये प्रोटॉन्स वैक्यूल्स में पंप हो जाएंगे और इस तरीके से ये साइटोसॉल के पीएच को अल्कलाइन पीएच पर मेंटेन रखेंगे. तो इस तरह से होम्योस्टेसिस में हेल्प करेंगी. क्या बोला मैंने? व्हेन pH in the environment drops, the flux of proton into the cytosol is balanced by transport increase. This symbol is for increase and this is for decrease. Okay, increase transport of proton into the vacuoles so as to keep the pH in the cytosol constant. तो इस तरीके से ये होम्योस्टैटिक डिवाइस की तरह वर्क करेंगी. क्लियर? सब्सटेंस स्टोर्ड इन प्लांट वैक्यूल्स इन डिफरेंट स्पीशीज. अलग अलग स्पीशीज में अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज अलग अलग प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेव रहते हैं. जैसे रबर से लेके ओपियम तक हो सकता है, या गार्लिक की जो फ्लेवरिंग है वो सब कहाँ से आ रही है, उसमें स्टोर जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स के अंदर ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. ये जो स्टोर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफन हैव अ मेटाबॉलिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल कुछ आपके जो सीड्स होते हैं उनकी वैक्यूल्स में प्रोटीन्स स्टोर रहते हैं या लिपिड्स स्टोर रहते हैं. ठीक है, क्या काम करते हैं? जब सीड जर्मिनेट होता है, जब तक सीड आपका ड्राई पड़ा हुआ है डोरमेंट स्टेज में, कुछ नहीं होगा. जैसे ही सीड को जर्मिनेट करवाएंगे तो ये जो प्रोटीन्स या लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट जो भी इन वेसिकल्स या वैक्यूल्स में स्टोर हैं, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे. तो ये इनका मेटाबॉलिक रोल हो गया. क्लियर? What can I write here? For example, proteins can be preserved for years in the vacuoles of the storage cells of many सीड्स. और जर्मिनेशन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लाइक पीज की हम बात करें या बीन्स की हम बात करें. ठीक है, व्हेन
seeds germinate, the proteins are hydrolyzed and provide food supply for the developing embryo. ठीक है, तो ये इसका मेटाबॉलिक फंक्शन हो गया वैक्यूल का। इसके अलावा पेटल्स को कलर, फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उसका जो कलर होता है वो भी पिगमेंट्स जो होते हैं वैक्यूल्स में डिसॉल्व रहते हैं। कुछ प्लांट्स में जहां पर प्लांट को कोई दूसरा प्रीडेटर ईट कर रहा है या डैमेज कर रहा है तो वहां पर नॉक्सियस मॉलिक्यूल्स रिलीज किए जाते हैं फ्रॉम द वैक्यूल्स। तो एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है ये अपने आप को बचाने का फ्रॉम द प्रीडेटर्स। तो ये कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स में मैं कुछ वैक्यूल्स के नाम बता रही हूँ। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स, स्पिरोसोम्स और एल्यूरिन ग्लैंड्स, इनको इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पिरोसोम्स क्या है? दे स्टोर, मतलब ये वैक्यूल्स ही हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स जो कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं। लाइक स्पिरोसोम्स की अगर हम बात करेंगे तो दिमाग में आना चाहिए कि ये लिपिड्स को स्टोर करते हैं। कहीं पर स्पिरोसोम्स अगर लिखा हुआ है, और ये कहाँ मिलेंगे? abundant in endosperm of oil seeds, क्योंकि हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं तो ऑयल सीड्स में ये मिलेगा। इसी तरह से एल्यूरोन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। दे स्टोर प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट। ठीक है, और ये कहाँ मिलेंगे आपको? abundant in एंडोस्पर्म। अगर मेज सीड का एंडोस्पर्म देखें तो वहां पर एल्यूरोन ग्रेन्स मिलते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। एंड कोटिलिडन्स ऑफ सीड्स। तो ये दो नाम आप याद रखिए, स्पिरोसोम्स और एल्यूरोन ग्रेन्स। एंड विद दिस लाइसोसोम इज फिनिश्ड इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज इन केस ऑफ एनिमल्स। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।